नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और आप देख रहे हैं नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। इस वक्त दुनिया में जहां भी चले जाइए एक ही बात की चर्चा है, परमाणु युद्ध की। पुतिन की एटमी धमकी के बाद अब नेटो रूस के बिल्कुल करीब परमाणु ड्रिल यहां पर कर रहा है और इस ड्रिल में 14 देश शामिल हैं। इधर रूस भी एटम ड्रिल की तैयारी में है जो बस कुछ ही घंटों बाद शुरू होने वाली है। नेटो की इस न्यूक्लियर तैयारी का मतलब आखिर क्या है? क्या अब जेलेंस्की के साथ नेटो की सेना भी रूस के खिलाफ यूक्रेन के मैदान में उतरने वाली है? क्या अब नेटो बनाम रूस की डायरेक्ट जंग छिड़ने वाली है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए क्यों हो रही है एटम बम की रिहर्सल। रूस के पड़ोस में नेटो की परमाणु ड्रिल। दुश्मन का काल कहे जाने वाले B-52 बॉम्बर से कांपा रूस के बिल्कुल पास का आकाश। क्या यूक्रेन वॉर अब डायरेक्ट नेटो वर्सेस रूस होगी? युद्ध की कानफोड़ू आवाजों से यूक्रेन कराह रहा है और दुनिया चीख रही है। कीव परमाणु विनाश के खौफ से कांप रहा है। बाइडेन की फौज रूस को जवाब देने की तैयारी कर रही है क्योंकि यूक्रेन जंग में जो साफ हो चुका है वो ये कि नेटो बहुत दिनों तक यूक्रेन युद्ध में जमीन पर उतरने से खुद को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हथियार और डॉलर की मदद के अलावा जेलेंस्की को सेना भी चाहिए। लिहाजा नेटो की वॉर एक्सरसाइज चल रही है। क्या नेटो के सैनिक यूक्रेन की जमीन पर जंग लड़ेंगे? क्या नेटो अब डायरेक्ट युद्ध में उतरने वाला है? क्या नेटो के पास पुतिन की परमाणु वाली धमकी के बाद अब कोई विकल्प नहीं बचा? क्या नेटो यूक्रेन के बहाने सिर्फ पुतिन ही नहीं, चीन को भी मैसेज देना चाहता है कि वो पुतिन को मदद देने से बाज आए? आसमान, जमीन, और पानी में नेटो का ये युद्धाभ्यास है। नाम है स्टेडफास्ट नून। नेटो को इस वॉर एक्सरसाइज की जरूरत क्यों पड़ गई, इसकी डिटेल आगे बताएंगे। पहले इस मिलिट्री ड्रिल की डिटेल जान लीजिए। दुनिया का काल समझे जाने वाले B-52 बॉम्बर को भी इस ड्रिल का हिस्सा बनाया गया है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले के लिए भी इसी सीरीज के बॉम्बर B-29 का इस्तेमाल किया गया था। इन परमाणु हमलों की वजह से आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में कई तरह की बीमारियां फैलती रहती हैं। नेटो के मुताबिक स्टीडफास्ट नून में यूएस एयरफोर्स के B-52 बॉम्बर भी शामिल हैं। नॉर्थ डकोटा के मिनोट एयरबेस से दुश्मनों के दिलों को दहलाने के लिए लंबी उड़ान भर रहे हैं। वहीं बेल्जियम के क्रेन ब्रोगेल एयरबेस से एडवांस F-16 विनाशकारी मिसाइल से लैस होकर ड्रिल का हिस्सा बना है। कहने को तो ये सालाना वॉर ड्रिल है, लेकिन नेटो की ड्रिल की टाइमिंग और शामिल होने वाले देशों की संख्या, एयरक्राफ्ट और हथियारों का जखीरा गवाही दे रहे हैं कि ये सिर्फ वॉर एक्सरसाइज तो नहीं है।
इस सालाना परमाणु अभ्यास में 14 सदस्य राज्य और 60 विमान हिस्सा ले रहे हैं, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के हवाई क्षेत्र को दहला रहे हैं। नेटो के इस परमाणु एक्सरसाइज के साथ जरा याद कीजिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का पुतिन को परमाणु पर जवाब देने वाला बयान। No matter what else is happening in the world, the United States is ready to pursue critical arms control measures. A nuclear war cannot be won and must never be fought. ये नेटो है जिसके दम पर प्रेसिडेंट जेलेंस्की कीव में बैठे अब भी महफूज हैं। ये नेटो है जिसकी ताकत को चैलेंज करने का मतलब है तीसरा विश्व युद्ध। ये नेटो है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी शक्ति रखता है। ये नेटो है यूक्रेन तक इसके फैलाव की आशंका का ही नतीजा है। यूक्रेन झुलस रहा है, पुतिन की नींद उड़ी हुई है और दुनिया की सांसें थमी हैं कि ये खून खराबा कब बंद होगा। इस बीच नेटो का प्रचंड युद्ध छेड़ने की आशंका वाला ये परमाणु ड्रिल, नेटो की ये ड्रिल तब हो रही है जब रूस परमाणु एक्सरसाइज कर रहा है। रूस के इस परमाणु ड्रिल का नाम है ग्रोम। ये रूस का सालाना परमाणु एक्सरसाइज है, लेकिन इस एक्सरसाइज की टाइमिंग को पुतिन के परमाणु धमकी वाले बयान के साथ जोड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया परमाणु युद्ध के दरवाजे की कुंडी खड़का रही है। दरवाजा खोला तो धमाका होगा, वो मानवता का संहार करने वाला होगा। रूस अपने परमाणु सक्षम बम वर्षकों, पनडुब्बियों और मिसाइलों का परीक्षण कर नेटो के सामने पूरे दमखम के साथ पेश है। पुतिन इस वक्त दुनिया के वो नेता हैं जिनके सामने यूक्रेन अब सिर्फ एक जंग नहीं, पुतिन की प्रतिष्ठा का सवाल है, जिसमें हार यूक्रेन की जीत कम, अमेरिका की जीत ज्यादा होगी। नेटो विजयी होगा। पुतिन अपने प्राण पखेरु ओढ़ने तक ऐसा ख्वाब में होते नहीं देख सकते। और जो यूक्रेन में रूस की सेना की हालत है वो कहती है कि बम की चाहे कितनी बारिश करो, कीव झुकेगा नहीं। इस हालात में पुतिन के परमाणु का विकल्प खुला है और यही डर पूरी दुनिया को मथ रहा है। सवाल है कि नेटो क्यों यूक्रेन की जंग को अपनी मान जंग में कूदना चाहता है। नेटो क्यों रूस पर परमाणु बम गिराने की प्लानिंग बनाए बैठा है। नेटो को आखिर जेलेंस्की को जिताने से क्या हासिल होगा। इन सारे सवालों का जवाब समझने के लिए आपको सैन्य संगठन नेटो की भूत, वर्तमान और भविष्य की उम्मीदों को डिटेल में जानना होगा, क्योंकि नेटो बनाम रूस में न्यूक्लियर जंग छिड़ा तो आधी दुनिया का नाश सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। नेटो के सांगठनिक ढांचे को समझने से पहले आपको नेटो और रूस की परमाणु शक्ति के बारे में जान लेना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया के 7 देशों के पास कुल 12,700 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इनमें से 2 देशों अमेरिका और रूस 90% से अधिक परमाणु बम अपने पास रखते हैं। अगर अमेरिका के साथ नेटो के सभी देशों को मिला दें तो ये संख्या 5,943 बनती है, जो पूरी दुनिया को कई बार तबाह करने के लिए पर्याप्त है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि नेटो न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति में संभावित रूप से 1 या अधिक टैक्टिकल या युद्ध क्षेत्र परमाणु बम तैनात कर सकता है। टैक्टिकल परमाणु छोटे हथियार होते हैं जिनमें 0.3 किलोटन से लेकर 100 किलोटन की विस्फोटक शक्ति होती है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया वो महज 15 किलोटन का था। ऐसे में अगर नेटो हिरोशिमा परमाणु हमले के मुकाबले 6 गुना अधिक ताकतवर परमाणु हमला करेगा तो एक झटके में रूस की एक बड़ी आबादी तबाह हो सकती है। टैक्टिकल वेपन की जगह स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन अधिक विनाशकारी साबित हो सकता है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। हालांकि यूक्रेन युद्ध में नेटो के स्ट्रेटेजिक परमाणु हमला करने की संभावना ना के बराबर ही है, लेकिन युद्ध में हालात कभी भी बदल जाते हैं। नेटो की वॉर ड्रिल रूस की सीमा से सिर्फ 650 मील दूर हो रही है। उस रूस के पास जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है, जिसके पास फादर ऑफ ऑल बम है। अगर नेटो के सभी देशों के परमाणु हथियारों को मिला लिया जाए तो भी वो रूस की बराबरी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में रूस अपने शक्तिशाली टुपोलेव Tu-160 का इस्तेमाल कर नेटो के सभी देशों का वजूद मिटा सकता है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में रूस के पास सबसे अधिक 5,977 परमाणु बम उसके सैन्य ठिकानों में मौजूद हैं। इतने परमाणु बमों की मदद से पुतिन सैकड़ों बार पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इन वॉरहेड्स में से अकेले 1100 से अधिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं।
जो रूस से बैठे ही दुनिया के हर कोने तक भेजी जा सकती हैं। यूक्रेन को समुद्र में भी एक के बाद एक परमाणु हमले देखने को मिल सकते हैं। रूस की नौसेना ने सबमरीन से परमाणु हमले करने के लिए अपने बेड़े में 800 बैलिस्टिक मिसाइल को सजा रखा है। ऐसे में अगर नाटो और रूस में परमाणु युद्ध होता है तो न सिर्फ रूस और यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल देगा। नाटो सिर्फ पुतिन के खिलाफ एक्शन में नहीं है, बल्कि वो रूस के दोस्त चीन को भी जवाब देने के मूड में है। नाटो का अंदरूनी आकलन ये है कि चीन रूस की राजनीतिक मदद कर रहा है, साथ ही प्रचार अभियान में भी रूस का साथ दे रहा है। नाटो के अंदर ये राय है कि अगर चीन ने रूस को वित्तीय और सैनिक मदद भी दी तो फिर यूक्रेन युद्ध का दायरा काफी फैल जाएगा। नाटो की राय है कि चीन के उदय से दुनिया की सुरक्षा का मानचित्र बदल गया है। यही वजह है कि नाटो अपने को पहले से ज्यादा मजबूत साबित करने के लिए दुनिया का चौधरी बना घूम रहा है। दुनिया में करीब जहां भी युद्ध है उसमें एक पार्टी नाटो है। नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उत्तरी अमेरिका और यूरोप का एक साझा राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने इस संगठन का उस वक्त पहला और सबसे बड़ा मकसद था सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना। इसके अलावा अमेरिका ने इसे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को पनपने से रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो लगातार बढ़ रहा है। 1949 में जब नाटो बना तो इसके 12 संस्थापक देश थे: अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पुर्तगाल। बाद में शीत युद्ध से कुछ समय पहले स्पेन, पश्चिम जर्मनी, टर्की और यूनान ने इसकी सदस्यता ले ली। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य देशों को भी नाटो की सदस्यता दी गई। फिलहाल नाटो के 30 सदस्य देश हैं, जिनमें अब रोमानिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया भी शामिल है। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़े तनाव के पीछे एक वजह नाटो भी है। यूक्रेन की नाटो का सदस्य बनने की इच्छा है। रूस के 2 और पड़ोसी फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता के लिए फॉर्म भरा है। ऐसा होने का मतलब है कि रूस की सीमा तक नाटो सेनाओं की अस्थायी मौजूदगी। कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन का नाटो सदस्य बन जाना रूस शासन को नहीं सुहाता। नाटो की शक्ति का विस्तार का मतलब है रूस और चीन जैसे महाशक्तिशाली बनने या बने रहने की चाहत वाली ताकत के खिलाफ विस्तार। अमेरिका यूरोप के अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर दुनिया पर अपना एक तरह से आधिपत्य कायम रखना चाहता है, और इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा रूस और चीन है। यही वजह है कि नाटो ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कई देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। अल्जीरिया, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, मॉरिटानिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया नाटो के सहयोगी हैं। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी नाटो की भूमिका रही है, और इस नाटो का सीधा सामना है अब व्लादिमीर पुतिन से, जिन्होंने यूक्रेन पर हमला किया है और नाटो हमले का जवाब दे रहा है। अब तक ज़ेलेंस्की को हथियार और डॉलर भेजकर, जिसका नतीजा है कि बात न्यूक्लियर बम गिराने की हो रही है। कीव में आज कुछ ऐसा हुआ जो कीव के लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक आर्मी आसमान से उतर रही थी। ऐसे धमाके हुए कि शहर में 20 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए। ताजा हमले में कई लोगों की मौत तक हो गई। आज कीव के लोगों के मन में जितनी नफरत पुतिन के लिए है, उससे भी कहीं ज्यादा नफरत ईरान के लिए है। आखिर क्यों, जानिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जो फिल्मों में देखा था, कहानियों में पढ़ा था, वो अब कीव के अंदर हकीकत में हो रहा है। एक शहर पर ड्रोन्स की आर्मी ने हमला कर दिया। शहर की सुरक्षा में लगे जवान आसमान पर टकटकी लगाए देखते रहे। उनकी बंदूकों से गोलियां निकलने का इंतजार करती नहीं, लेकिन ड्रोन सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए इमारतों पर हमला करने में सफल हो गए और जबरदस्त तबाही हुई।
पुतिन ने इस बार ना तो कैलिबर मिसाइल निकाली, ना इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया और ना ही सरमत मिसाइल का जिक्र हुआ। ईरान से आए हुए सस्ते ड्रोन कीव के आसमान में आए और जबरदस्त तबाही मचाकर खुद भी खत्म हो गए। कीव पर एयर डिफेंस रूस के इस ड्रोन आर्मी के सामने नस्तो नाबूद हो गया। हालात ये हो गए कि शहर में ये चर्चा शुरू हो गई कि ज़ेलेंस्की हिफाजत से हैं कि नहीं। किसी ड्रोन ने ज़ेलेंस्की को टारगेट करने की कोशिश तो नहीं की। दुनिया में यही सवाल चर्चा में है कि आखिर ड्रोन हमलों के डर से किस बंकर में जाकर छुप गए ज़ेलेंस्की। आखिर कीव पर हफ्ते में दूसरी बार पुतिन ने इतना बड़ा अटैक क्यों किया? कीव पर इतनी दिशाओं से हमला किया गया। क्या बेलारूस से भी ड्रोन ने कीव को टारगेट किया? हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कैसे कीव को ड्रोन ने जला दिया। कीव की गली गली में दहशत फैल गई। कीव में जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी रात 9:30 बजे से ड्रोन हमले शुरू हो गए। हर ड्रोन के धमाके के साथ कीव में दहशत बढ़ती गई। रात के अंधेरे में ड्रोन के धमाकों से निकली आग ने लोगों को चौंका दिया। और जब लोगों की नींद खुली और होश आया तो चारों तरफ ड्रोन से बचने की कवायद शुरू हो गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे और ड्रोन कीव की सड़कों पर फटने लगे। कीव के अंदर लोग दफ्तरों, मॉल और दुकानों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे थे। इस तस्वीर में तो ड्रोन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बिल्डिंग के ऊपर ड्रोन नजर आते ही कीव के सुरक्षा बल ने फायरिंग की, लेकिन ड्रोन अपना काम कर गया। कीव के अंदर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने पिस्टल और मशीन गन से फायर करके ड्रोन्स को मार गिराया है। इनके हाथों में ड्रोन के टुकड़े मौजूद थे। पुतिन ने पूरे कीव को डरा दिया। राहत और बचाव कर्मियों ने काम शुरू किया। बहुत मुश्किल से जली हुई इमारतों के मलबे से लोगों को निकाला जाने लगा। Не почуваюсь. У мене двоє дітей, і зранок у нас розпочався сьогодні дуже гучно, бо там, де ми живемо, якраз неподалік ЖД вокзалу, там було сьогодні дуже гучно. Але після відбій, да, треба їхати на роботу. Ось приїхала на роботу, але знов тривога. Тому біля десь укриття, але на повітрі. Так, це неправильно, але маємо бути. Ну а що, розбирає тільки злість, тому що надходять ж новини, да, кожну хвилину. І зараз ми розуміємо, що дістали з-під завалів. Сімейна пара, чоловік, жінка, вона вагітна, 6-й місяць, я мати. Що мене може переповнювати? Лють мене може переповнювати, більше нічого. Лють і просто ненависть до... इसी तरह माइको लाइव में भी पुतिन की आर्मी ने ड्रोन लॉन्च कर दिए। ये खतरनाक तस्वीरें देखिए। ओडेसा भी ड्रोन हमले की जद में आ गया। ईरान ये दावा करता है कि उसके ड्रोन शाहिद 136 की रेंज 2500 किलोमीटर है। इस दावे के हिसाब से देखा जाए तो शाहिद 136 ड्रोन से रूस के सुदूर प्रांत कुंगूर से भी कीव पर हमला किया जा सकता है, क्योंकि वहां से कीव 2300 किलोमीटर दूर है। पुतिन अगर चाहें तो मॉस्को से बैठे बैठे कीव पर हमला करवा सकते हैं। मॉस्को से कीव मात्र 900 किलोमीटर दूर है। क्रीमिया के सिम्फरपोल से कीव की दूरी 800 किलोमीटर है और बेलारूस के मिन्स्क काजा से भी ड्रोन हमला कर सकता है। यह भी कीव से 550 किलोमीटर दूर है। मतलब ये कि कीव पर हमला करने के लिए रूस के पास जमीन की कोई कमी नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के आसमान में कई घंटों तक मौजूद रहने वाला ड्रोन आखिर यूक्रेन के एयर डिफेंस से बचा कैसे। लेकिन यूक्रेन का दावा यह है, जबकि यूक्रेन का दावा यह है कि कीव पर 28 ड्रोन हमले हुए, 23 कीव के एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिए और 5 टारगेट पर हिट हुए। इसी तरह ओडेसा के अंदर रात 3:30 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 ड्रोन मार गिराए गए और 9 माइकोलाइव के अंदर शूट किए गए। Знищено загалом, якщо брати атаку, починаючи з 21:30 вчорашнього вечора, так вже ночі можна сказати, і по цей час наразі вже підтверджено щонайменше знищення 37 дронів камікадзе. Усі летіли з південного напрямку. Якщо за попередніми підрахунками, це як мінімум 85-86% знищено протиповітряною обороною і повітряних сил. Також долучилась і протиповітряна оборона інших сил оборони і сухопутних військ. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ज़ेलेंस्की कहां पर है। खबर यह है कि कीव के बीचों बीच ज़ेलेंस्की का एक सुरक्षित बंकर मौजूद है और जब भी कीव पर हवाई हमले का सायरन बजता है, ज़ेलेंस्की को फौरन बंकर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। ज़ेलेंस्की का यह बंकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और यहीं से वो युद्ध को ऑपरेट कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर कीव का किला कितना मजबूत है। कीव की सबसे बड़ी सुरक्षा नीपर नदी है। जब कीव पर टैंकों से हमला किया गया था तो रूस के सैकड़ों टैंक इसी नीपर नदी में धंस गए थे, क्योंकि कीव के प्रशासन ने नीपर नदी के बांध खोल दिए थे और कई किलोमीटर तक पानी फैल गया था। इस पानी में फंसे हुए रूस के टैंक बहुत आसानी से जैवलिन मिसाइलों और ड्रोन्स का शिकार हो गए थे। लेकिन कीव की कमजोरी आखिर क्या है? कीव की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसके पास अभी तक कोई पुख्ता एयर डिफेंस नहीं है। एयर डिफेंस को लेकर अमेरिका से ज़ेलेंस्की की बातचीत शुरू हो चुकी है। नेसम्स एयर डिफेंस जल्द ही यूक्रेन पहुंच सकता है, लेकिन यह अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि नेसम्स ही वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो वॉशिंगटन को भी सुरक्षित रखता है। अगर इस नेसम्स एयर डिफेंस को भेजने में भी रूस कामयाब हो गया तो अमेरिका के लिए सीधी चुनौती होगी। इसके अलावा नेटो के 30 देशों ने यह वादा किया है कि वो यूक्रेन को एयर डिफेंस मुहैया कराएंगे। अब इस पर भी काम शुरू हो चुका है। स्पेन के एयर डिफेंस तो यूक्रेन पहुंच चुके हैं। क्या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग में फंस गए हैं? क्या रूस यूक्रेन जंग हारने की कगार पर खड़ा है? यूक्रेन जंग से जो हकीकत सामने आ रही है उसे देखकर तो यही लगता है कि अब धीरे धीरे ही सही, पर इस जंग में यूक्रेन का पलड़ा भारी होता जा रहा है और रूस को जंग के कई मोर्चों पर शिकस्त मिल रही है। लिहाजा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग हर वो हथकंडा अपनाते हुए नजर आ रहे हैं जो उन्हें इस जंग में जीत दिला सके, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो जंग हारे तो अपना सब कुछ हार जाएंगे। यूक्रेन के प्रहार से लड़खड़ाई रूसी सेना। यूक्रेन ने पलट दी जंग में बाजी। ज़ेलेंस्की लिख रहे युद्ध की नई स्क्रिप्ट। जंग हारे तो सब हारेंगे पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है इसकी तबाही का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। जंग के मैदान से तबाही के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग जीतने का दावा कर रहे हैं,
लेकिन यूक्रेन जंग की ग्राउंड रियलिटी की तस्वीरें देखने के बाद ये हकीकत सामने आ रही है कि ये जंग रूस के लिए और खासकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए महंगी साबित हो रही है। दरअसल यूक्रेन जंग दुनिया की दो सुपर पावर यानी रूस और अमेरिका के बीच एक प्रयोगशाला बन गई है, जहां दोनों के बीच प्रॉक्सी वॉर छिड़ी है और दोनों यूक्रेन के मैदान जंग में एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। सब तेजी से खेरसोन को खाली कर रहा है। Посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих державних установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду. यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना खेरसोन में लगातार आगे बढ़ रही है और उसके हमलों से रूस की फौज के कदम लड़खड़ा चुके हैं। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना अब तक खेरसोन के कई इलाके वापस हासिल कर चुकी है। मसलन खेरसोन का नोवोवोस्क्रेसेंस्के गांव यूक्रेन की फौज ने जीत लिया है। उनका नोव ग्रेगोरिवका गांव पर जेलेंस्की की फौज ने यूक्रेन का झंडा लहरा दिया है। खेरसोन के पेट्रोपेवलिवका गांव से रूस की सेना भाग चुकी है। यूक्रेन के लोगों ने एक वीडियो बनाकर दावा किया है कि रूस के फौजी अपनी बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक छोड़कर गांव से भाग चुके हैं। खेरसान के ट्राइफोनविका गांव में भी यूक्रेन के फौजियों ने बहुत शान से यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया है। खेरसोन के डेविडिव इलाके पर भी यूक्रेन की फौज आगे बढ़ चुकी है। खेरसान के गांव मायरो लुबिविका से भी रूस के सैनिक भाग चुके हैं। जंग में रूस के खिलाफ मिली कामयाबी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का जोश हाई है। लिहाजा उनका कहना है कि रूस की सेना के जो जवान ये जंग लड़ना नहीं चाहते, वो यूक्रेन की फौज के सामने सरेंडर कर सकते हैं। Гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдается в украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжает воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют. राष्ट्रपति जेलेंस्की का तो ये भी दावा है कि रूस और यूक्रेन की फौज के बीच डॉनबास में भीषण लड़ाई जारी है और डॉनबास में रूस की सेना में वो कैदी शामिल हैं जिन्हें रूस ने जंग लड़ने की शर्त पर आजाद किया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक दोनेत्स्क के सोलेदार और बाखमत में जारी लड़ाई में रूस की सेना में उसके 2000 कैदी भी शामिल हैं। इसके अलावा उनका ये भी दावा है कि डॉनबास में भी जंग के कई मोर्चों पर रूस की सेना को वापस खदेड़ दिया गया है। Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту. Дуже тяжка ситуація зберігається на Донеччині і Луганщині. Найважче – Бахмутський напрямок. Як і в попередні дні, тримаємо позиції. Загалом на Сході і на півдні робимо все, щоб окупанти відчували – у них немає перспектив. Кого б вони не кинули воювати проти нас, це для них завершиться тільки поразкою. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अच्छी तरह से इस हकीकत से वाकिफ है कि अगर वो यूक्रेन जंग हार गए तो उन्हें अपना सब कुछ गंवाना पड़ सकता है। लिहाजा वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस इस जंग में जीत की तरफ बढ़ रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि खेरसोन के कई इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही यूक्रेन की फौज को रूस की सेना ने वापस खदेड़ दिया है। На Николаево-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населенных пунктов Дучаны, Садок и Ищенко Херсонской области.
В результате активных действий российских войск все атаки были отражены. Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 8 автомобилей. Кроме того, российской артиллерии уничтожено 5 наведенных вооруженными силами Украины переправ через реку Ингулец. इतना ही नहीं, अपने दावे को साबित करने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में आप रूस की एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों को यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करते साफ देख सकते हैं। रूस का कहना है कि उसके इस हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। रूस ने ईरान से मिले शाहिद 136 कामिकाज़े ड्रोन से यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में हमला किया। माइकोलाइव के गवर्नर के मुताबिक यूक्रेन ने इस दौरान रूस के 3 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन फिर भी रूस के इस ड्रोन अटैक की वजह से शहर के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। इसके अलावा रूस के सरकारी टीवी ने यूक्रेन की सीमा से सटे शहर बेलगोरोद पर हुए मिसाइल अटैक के बाद की तस्वीरें जारी की हैं। जमीन पर हुआ यह गड्ढा, कमरे में बिखरा कांच इस बात की गवाही दे रहा है कि हमला कितना भीषण रहा होगा। खबर के मुताबिक इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए। Хотела выходить в коридор, вот, и на меня вот эта дверь открылась, и звук этот громкий, взрывная волна. А сын, он там, шторы хорошо были закрыты, и стекла, которые оттуда летели, они шторами. Его спасло то, что. रूस का आरोप है कि ये मिसाइल हमला यूक्रेन की सेना ने किया है और इस हमले के दौरान उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन की 16 मिसाइलों को तबाह कर दिया। दरअसल बेलगोरोद में रूस की सेना का एक बड़ा सैन्य बेस है। इसके अलावा बेलगोरोद यूक्रेन की सीमा से महज 22 मील दूर है। बेलगोरोद की सीमा यूक्रेन के लुहांस्क, खार्किव और सुमय प्रांतों से सटी है। बेलगोरोद में रूस का एक बड़ा परमाणु अड्डा है। बेलगोरोद से रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों के जरिए यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना सकता है। रूस ने साल 2014 में बेलगोरोद में अपना सैन्य बेस बनाया था। यूक्रेन का आरोप है कि बेलगोरोद से ही रूस लुहांस्क और दोनेत्स्क में विद्रोहियों तक मदद पहुंचाता रहा है। बेलगोरोद पर हुए मिसाइल हमले पर यूक्रेन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के हमले का जवाब देने के लिए अपने एक मिसाइल हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की बदौलत यूक्रेन के कई मिलिट्री कमांड सेंटर तबाह कर दिए हैं। Суток вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены. यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना उसके ज़ेपोरिजिया प्रांत के कई अहम इलाकों में अभी भी भीषण गोलाबारी और मिसाइल हमले कर रही है। तबाही की ये तस्वीरें रूस के एक मिसाइल अटैक के बाद की हैं। ज़ेपोरिजिया के निवासियों का कहना है कि रूस ने शहर के एक रिहायशी इलाके पर हमला किया, जिसकी वजह से यहाँ बर्बादी फैल गई। Если только Украина прекратит сопротивление, эти бомбежки и эти убийства будут только усиливаться. Российской Федерации сдаваться нельзя. Это страна-террорист. Это страна-террорист.